हेलो स्टूडेंट्स, वे टू स्टडी स्मार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सी जी प्री बी एड 2021 का पार्ट नंबर 2 और इसमें हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन यानी कि जनरल नॉलेज। तो आपको जैसे कि पता है कि इसमें हमारे टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हम इस वीडियो में 31 से स्टार्ट करेंगे और इसके पहले के जो भी हमारे 1 से 30 तक के सोल्यूशन है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये जानते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 31 है ये हमसे पूछा जा रहा है कि उत्तम स्वास्थ्य निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है, यानी कि गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया कि आनुवंशिक कारण। तो ये हमारा जो ऑप्शन है कहीं ना कहीं राइट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आनुवंशिक में यानी जेनेटिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। जैसे माँ बाप अगर होते हैं उनका कुछ ना कुछ जो गुण होता है वो उनकी संतान में ज़रूर पहुँचता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आनुवंशिक का एक कारण ज़रूर होता है। सेकेंड अगर मैं बात करूँ कि भौतिक वातावरण, ये भी हमारा राइट हो जाएगा क्योंकि किसी भी बच्चे के आसपास का जो भी फिजिकल इन्वायरमेंट होता है वो भी मैटर करता है कि उसको कैसे यहाँ पे ग्रोथ करानी है। और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आपको पता है कि किसी भी तरीके के उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो आपका सोशल लाइफ होती है, आसपास के लोग किस तरीके के हैं और आपका कैसा फाइनेंशियल कंडीशन है, आप कितने पैसे वाले हैं या जो भी है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके चारों ऑप्शन हमारे राइट हैं। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी इसका हमारा एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। इसमें कह रहा है कि कोरोना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टीका 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन फॉर कोरोना इज बीइंग यूज्ड फॉर चिल्ड्रन अप टू 12 टू 18 ईयर्स। तो देखिए आपको पता है कि कोविड 19 की वजह से हमारे सामने इस समय बहुत तरीके की वैक्सीन यहाँ पे मिलती हैं। उनमें से कुछ हमारी इंडिया की हैं, कुछ हमारी बाहर की भी हैं। जैसे कोविशील्ड की बात करें तो इंडिया की है, इसके अलावा स्पुतनिक हमारी रसिया की है। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्री के, तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी हमारी वैक्सीन है वो आपको पता है कि हमारे सबसे पहले जो भी हाई एज के लोग हैं उनको स्टार्टिंग की गई थी 60 एबव, उसके बाद 45 एबव, इस तरीके से यूज़ की गई थी। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, तो अभी समय जो है वो फाइज़र, देखिए फाइज़र हमारी जो वैक्सीन है वो स्पेशली बच्चों के लिए लगाई जा रही है। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फाइज़र। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 33 में कि धारित विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य शामिल किए गए हैं, यानी कि हाउ मेनी गोल्स आर इंक्लूडेड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब ये आपको याद रखना है कि हमारे जो भी गोल्स हैं कितने यहाँ पे रखे गए हैं। तो आपको याद रखना है कि 17 टोटल हमारे 17 यहाँ पे गोल हैं जो कि यहाँ पे रखे गए हैं। अब मैं एक एक करके आपको बता भी देता हूँ ताकि आप आगे के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या है। पहला देखिए हमारा है कि जिसको हम कहते हैं नो पावर्टी। ठीक है, एक हमारा गोल है जो कि है नो पावर्टी, बिल्कुल भी गरीबी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा है ज़ीरो हंगर, भूख बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एक हमारा आता है ज़ीरो हंगर। अब उसके बाद अगर मैं थर्ड की बात करूंगा तो यहाँ पे थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो हमारा गुड हेल्थ एक हमारा टारगेट रहता है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। नेक्स्ट हमारा है क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट हमको यहाँ पे देखना कि क्वालिटी एजुकेशन। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ बात करेंगे तो क्लीन वाटर, एक हमारा टारगेट है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे स्वच्छ पानी हमारा एक टारगेट रहता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें हम तो जेंडर इक्वेलिटी, लिंग में किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो हमारा नेक्स्ट है जेंडर इक्वेलिटी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, इस तरीके मैं आपको बता देता हूँ आगे हमारा है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी कि आपको अफोर्डेबल होना चाहिए, आपको आपकी दायरे में होना चाहिए अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अब उसका ध्यान देखें तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो डिसेंट वर्क एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हमारा नेक्स्ट एक गोल है।
उसका 9 हमें इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इस तरीके से 9th में हमारा आ जाता है कि इंडस्ट्री मिल जाएगा आपको। उसके बाद इंडस्ट्री के बाद आपको यहाँ देख सकते हैं कि इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, ठीक है, आपको 10th लेवल में आ जाएगा कि रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। और बाकी मैं यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा 11 है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, ये आपका 11 नंबर पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 12 में रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, और 13 नंबर पे आएगा क्लाइमेट एक्शन। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट थिंग 14 पे तो लाइफ बिलो वाटर, जो हमारी लाइफ होती है बिलो वाटर उसको हमको देखना होता है। और नेक्स्ट हमारा है लाइफ ऑन लैंड, जो भी हमारी लाइफ होती है लैंड पे उसको भी यहाँ पे कंसिडर किया गया है। और पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और लास्ट में आता है 17 नंबर पे पार्टनरशिप्स टू अचीव द गोल। तो इस तरीके से टोटल 17 है। तो आपको यहाँ पे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि क्या क्या है, बट आपको ये नंबर से याद रखना है कि टोटल हमारे कितने होते हैं 17, यानी 17 यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हमारे यहाँ पे गोल होते हैं। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 है। इसमें कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम कितना % शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए। एटलीस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी शुड बी स्पेंड ऑन एजुकेशन। तो आप सबको पता है कि एजुकेशन हमारा हर कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आप एजुकेटेड होंगे तभी आपको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में आप आगे ग्रोथ कर सकते हैं। इसलिए हर कंट्री का एक टारगेट रहता है कि अपना जो भी बजट है उस पर कितना % जीडीपी वो एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। तो यहाँ पे एक कह सकते हैं कि जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 6% मिनिमम हमारा यहाँ पे एजुकेशन पे जीडीपी खर्च होना चाहिए। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सी। 6% हमारे यहाँ पे घरेलू उत्पाद में यानी जीडीपी का शिक्षा पे व्यय किया जाना बहुत ज़रूरी है। उसके नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 35। अब 35 यहाँ पे हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि महोगनी किस प्रकार के वन हैं, ठीक है। महोगनी हमारे किस प्रकार के वन हैं, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ फॉरेस्ट इज महोगनी। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा कि महोगनी जो हमारा होता है वो हमारे कहीं ना कहीं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना कि महोगनी आपका जो होगा, और एक हमारा रोजवुड जो पेड़ होते हैं यानी महोगनी पूछा जा सकता है, और दूसरा हमारा रोजवुड पूछा जा सकता है। ये दोनों जो पेड़ हमारे होते हैं ये क्या होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपके आते हैं। यानी कि हमारा इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इसका पहला हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, द ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यानी इनको हम ये भी कह सकते हैं कि बारिश के, यानी कि हम इनको वृक्ष भी कह सकते हैं कि जब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय वन वृक्ष भी यहाँ पे इनको कहा जा सकता है। तो हमारा इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारा राइट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें कह रहा है कि भारत के किस स्थान पर 5 देशों की सीमाएं मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो हमारे जितने भी यहाँ ऑप्शन दिए हैं वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हमारे इंडिया के ऊपर ही जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है उसमें कुछ हमारे पार्ट यहाँ पे मिलते हैं, बट वो अब देखेंगे लद्दाख हमारा अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए लद्दाख है, कारगिल है, गिलगित है और लेह है। तो देखिए हमारा जो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा गिलगित, ठीक है। गिलगित और जो बाल्टिस्तान हमारा रीजन होता है ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसमें अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से कंट्री यहाँ पे आके मिलती है, तो देखिए इसके आसपास के जो कंट्री होते हैं वो है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सॉरी ताजिकिस्तान, ठीक है। तो इस तरीके से इसके आसपास के जो एरिया हमारे होते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं किसके आसपास के कौन हमारे 5 यहाँ पे कंट्री, तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान भी इसका कह सकते हैं कि करीब में है, तो लेकिन यहाँ पे इसका जो काफ़ी बड़ा एरिया है जो कि पाकिस्तान के अंडर में इस समय आता है, तो इसलिए यहाँ आप कह सकते हैं कि हमारा ये जो भी है ये 5 कंट्री से मिलकर बना हुआ है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अब देखिए इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर आज़ाद हिंद फौज ने अपनी अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये हमारा यहाँ पे कह सकते हैं इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कि जो आज़ाद हिंद फौज की यहाँ पे अंतरिम सरकार स्थापित करेगी, तो वो एक हमारा यहाँ पे टाउन है छोटा सा जिसको होता है मोइरंग। अब ये मोइरंग ये जो हमारा टाउन है, स्पेशली मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि ये हमारा जो टाउन है मोइरंग ये क्या है कि हमारा इम्फॉल से 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यानी कि ये हमारा कहीं ना कहीं 45 किलोमीटर डिस्टेंस पे है इम्फॉल से। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा इम्फॉल आ जाएगा कि इम्फॉल में यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज की अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे
बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं, इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 38 में कि यदि संघ द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन करने में राज्य सरकार असफल हो जाए तो क्या होगा। पहला कह रहा है कि कुछ भी नहीं होगा, दूसरा कह रहा है कि राज्य सरकार को चेतावनी दी जाएगी, थर्ड कह रहा है कि राष्ट्रपति या मान सकते हैं कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप नहीं चल पा रही है, और चौथे में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सबको पता है कि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हमारा जो सबसे पहला कह सकते हैं सेंट्रल लेवल का जो होता है वो हमारा होता है यूनियन, ठीक है, यानी कि संघ। उसके बाद राज्यों का नंबर आता है, तो कहीं ना कहीं संघ क्या होता है, राज्यों को अनुदेश या यहाँ पे आदेश दे सकता है। अगर कोई भी राज्य सरकार उसको नहीं मानती तो ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको ये मान सकता है कि वो राज्य सरकार क्या करी, संविधान के अनुरूप अपना शासन नहीं चला पा रही है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन की लगाने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि राष्ट्रपति आप मान सकते हैं कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक एकीकरण किस कक्षा के बाद से किया जाना चाहिए या किया जाना है। तो आप सबको पता है कि आजकल के दौर पे आपको जो भी बिजनेस से रिलेटेड यानी कि व्यापार से रिलेटेड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हमारी शिक्षा नीति है इसमें ये सिखाया जाता है कि कैसे हम व्यापार में आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें छोटी क्लासेस से अगर स्टार्टिंग की जाती है तो ज़्यादा ये हमारे यहाँ पे सुटेबल है या यूज़फुल है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कक्षा 6 के बाद, यानी कि फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो भी है क्लास 6 के बाद हमारी यहाँ पे शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग हमारा व्यावसायिक एकीकरण किया जाना रखा गया है। और इसके बाद यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 40 की बात करूँगा तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब देखिए पहला कह रहा है कि बच्चों को ज्ञान का सृजन करने में सक्षम बनाने के लिए मातृभाषा एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ये आपको कह रहा है, जो कि पूरी तरीके से सही है कि किसी बच्चे को अगर कोई ज्ञान आपको देना तो उसको पहले ज्ञान उसको मातृभाषा में दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो जल्दी सीख सकता है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर सेकंड ऑप्शन की मैं बात करूँगा तो यहाँ पे लिखा है कि बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि उन्हें ज्ञान का सृजन करने में सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए किसी बच्चे के आसपास का जो माहौल होता है, सोशल लाइफ होती है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बच्चा क्या करता है उसी से ही पहले सीखने की कोशिश करता है। इस वजह से यहाँ पे जो राइट हमारा ऑप्शन होगा वो भी हमारा सेकंड वाला भी सही होगा। बट अगर मैं थर्ड की बात करूँगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी एजुकेशन होगा अगर वो मल्टीपल लैंग्वेज में दिया जा रहा है, एक से ज़्यादा लैंग्वेज में दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा ज़रूर, क्योंकि हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ सीखने की चीज़ें होती हैं, उसको इंटरेस्ट यहाँ पे जगेगा चीज़ों को सीखने के लिए। तो यहाँ पे ये भी हमारा राइट है। जबकि फोर्थ कह रहा है कि बहुभाषिकता सीखने में एक बाधा है। अब देखिए यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है ये कहीं ना कहीं आपको गलत है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, मल्टीपल जो लैंग्वेज होते हैं वो आपको सीखने में बाधा नहीं होते हैं, बल्कि सीखने का आपका क्या होता है कि आपका हुनर बढ़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलेगा। हाँ, दिक्कतें आपको आती हैं, एक से ज़्यादा लैंग्वेज होगा तो आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन हाँ आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए कहीं ना कहीं ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारा रॉन्ग है। तो इसको हम यहाँ पे हमारा गलत है, लेकिन हमसे यही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि हम ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे टिक करके आएंगे कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारा गलत दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको CG प्री बी एड 2021 का जो भी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है सेट नंबर ए का ये क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक का मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया हुआ है। तो आई होप आपको ये सारा वीडियो में हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी भी इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट आपको है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके आगे का जो भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।